नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज़ में ये 13वां वीडियो नोट है। पूरे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो क्लिक करके देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से रिवाइज हो सके, समझ में आ सके। इस वीडियो नोट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 240 तक हम कर चुके, 241 से शुरू कर रहे हैं। प्रशासन व प्रबंध में अंतर किसके द्वारा किया गया, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि प्रशासन या प्रबंध में सबसे पहले अंतर किसने किया था। तो ओलिवर शेल्डन के द्वारा किया गया 1923 में, 1923 में ओलिवर शेल्डन ने प्रशासन व प्रबंध में इन दोनों में क्या किया, अंतर किया। ओलिवर शेल्डन की एक किताब है फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत ही इन्होंने प्रशासन व प्रबंध में अंतर किया है। ठीक है दोस्तों, 1923 में। अब प्रशासन और प्रबंध, थोड़ा सा इसके बारे में भी सुन लीजिए। प्रशासन जो है दोस्तों, प्रशासन जो है ये एक व्यापक अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है। ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। वहीं हम कहें कि प्रबंध के बारे में, तो प्रबंध है वो प्रशासन का ही एक अंग है, मतलब प्रशासन के अंदर ही प्रबंध समाहित है। दूसरी भाषा में मैं कहूँ, ये छोटा रूप है, ये व्यापक रूप है, ये प्रबंध इसी के अंदर समाहित है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। प्रशासन का मुख्य कार्य होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करना। निर्धारित कौन करेगा? प्रशासन करेगा। लेकिन जब इन लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया गया तो प्रबंधन का क्या कार्य है, प्रबंध का क्या कार्य है? उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, तो प्रशासन के अंतर्गत ही प्रबंध निहित है। ओलिवर शेल्डन ने इसका सबसे पहले बंटवारा किया, इसको अलग किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका देखते हैं 242। लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति जो है उसका समर्थन किया साइमन व स्मिथबर्ग ने। साइमन व स्मिथबर्ग ने। अब आप कहेंगे साहब ये प्रबंधकीय प्रकृति क्या है, हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो सुन लीजिए, इस प्रबंधकीय प्रकृति के अंतर्गत लोक प्रशासन की प्रकृति को कहा जाता है कि केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने से इसका अर्थ है। किसका? प्रबंधकीय प्रकृति का। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से जैसे प्रबंधकीय प्रकृति है, वैसे ही आपकी एक प्रकृति होती है एकीकृत। क्या होती है? एकीकृत। इस एकीकृत के जो समर्थक हैं वो विलोबी है, वाइट है, ये महोदय इसके समर्थक हैं। ठीक है, एकीकृत का मतलब क्या हुआ कि संगठन में ऊंचे स्तर से लेकर नीचे स्तर तक कार्यरत समस्त जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी क्रियाओं को ये दृष्टिकोण लोक प्रशासन में सम्मिलित करता है। मतलब ऊपर से नीचे तक जो क्रियाएं हैं वो एकीकृत रूप में, एकीकृत प्रकृति में उसको सम्मिलित करता है। विलोबी व वाइट इसके समर्थक हैं, जबकि प्रबंधकीय में साइमन व स्मिथबर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो नोट सही लग रहा होगा। हम जो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं वो सार्थक साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन का संबंध किससे है? लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत यदि हम कहें कि इसका संबंध किससे है, तो व्यापक दृष्टिकोण में हम देखेंगे तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों से इसका संबंध है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों से इसका संबंध है। किसका? लोक प्रशासन का। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये व्यापक दृष्टिकोण हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर फिर संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन आता है? वैसे आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण ना पूछ के आपसे संकुचित दृष्टिकोण पूछ लिया जाता है, तो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल और केवल कार्यपालिका का क्षेत्र उसमें समाहित होता है। केवल और केवल कार्यपालिका का जो क्षेत्र उसमें समाहित होता है। अब लोक प्रशासन का व्यापक और लोक प्रशासन का संकुचित, दोनों दृष्टिकोणों के समर्थक हैं और समर्थक भी इसके अलग अलग होते हैं। जिसमें हम आपको कहें कि जो संकुचित दृष्टिकोण है उसमें
आप साइमन और स्मिथबर्ग को फिर से रख सकते हैं, ठीक है। और व्यापक दृष्टिकोण में आप कहेंगे जैसे आपका गुलिक हुआ, जिन्होंने पोस्टकोप सिद्धांत दिया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, इस प्रकार के विद्वान हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 244। यदि आपको हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ी सी भी ऐसी लग रही है कि आपके लिए की जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 244। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? तो सबको पता है लूथर गुलिक ने किया, ठीक है। तो जिसका मैं इंग्लिश में लिख दूं तो POSDCORB, ठीक है। CO छोटा क्यों लिखा? क्योंकि CO एक है, एक यूनिट है इसमें। P का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर प्लानिंग, आप सभी को पता होगा। O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। ये जो है ये शब्द इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से आपको एक ई वर्ड और मिला जुड़ सकता है। ई का मतलब होता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। ये कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1971 में, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर पोस्टकोप को आप इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम 245 पे। लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत 3E से संबंध किसका है? इससे 3E से संबंध किसका है लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत? तो 3E आपके सामने लिखे हुए हैं। इकोनॉमी मतलब मितव्ययी होना चाहिए, इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता, एफिशिएंसी कार्य कुशलता। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है प्रशासन में ये 3E पर जोर देता है। 3E इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ध्यान में रख लेना है आपको। या आप रिवाइज कर रहे हैं या आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 246। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेख के लेखक कौन है? तो इस लेख के लेखक है मेरे दोस्तों वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए आपने लोक प्रशासन का यदि अध्ययन किया है तो आपको लोक प्रशासन के कुछ चरण मिले होंगे, जिसमें आपने वुड्रो विल्सन की इस कृति या इस लेख का नाम जो है ये आपने पहले चरण में सुना होगा। वो लोक प्रशासन का पहला चरण है 1887 से 1926 तक, ठीक है। तो इसमें लोक प्रशासन की द्विविभाजन की विचारधारा का प्रतिपादन किया वुड्रो विल्सन ने, जिनका जो लेख था वो था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो मैं आपको कितने प्रश्न क्लियर करवा रहा हूँ ये तो आप खुद सोच सकते हैं। बातों ही बातों में धीरे धीरे बता के आपसे बातचीत करके मैं कितने सारे प्रश्न आपको दे देता हूँ बातचीत के माध्यम से। तो शायद ये एक अच्छा तरीका है आप तक अपनी सामग्री पहुंचाने का। नेक्स्ट देखिए 247। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 का अध्यक्ष कौन था? वाल्डो। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 से संबंधित है, वाल्डो इसके अध्यक्ष थे। तो इस सम्मेलन का यदि आपसे इसमें कुछ डीप प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण मुद्दा लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्षता व इसकी प्रासंगिकता था। मूल्य निरपेक्षता और प्रासंगिकता था। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के लक्ष्य के रूप में प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता तथा परिवर्तन को चिन्हित किया गया था, उसको पॉइंट किया गया था, नोटिस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है दोस्तों। 247 तक हमने कर लिया। यदि वीडियो नोट आप अब तक बने हुए हो और लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तब तो समझ में आएगा भाई आपको कितना समझ में आ रहा है और आप इससे कितना ग्रहण कर रहे हैं। नवलोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्ति के साधन यदि पूछे जाते हैं तो वो कितने हैं दोस्तों? वो उनको हम कहते हैं 4D, सॉरी क्या कहते हैं? 4D। इस 4D का मतलब होता है, पहले D का मतलब हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट D का हो गया डेलीगेशन। नेक्स्ट D का हो गया डीमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती, बोलने में गलती आ रही हो। और फिर आएगा डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। ये इस डी का ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि नवलोक प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित क्या है। 4D किससे संबंधित है?
तो ये आपको ध्यान में रखना है, बल्कि पोस्ट कोब का आपका एक एक लेटर का अर्थ ध्यान में होना चाहिए, और वो हो भीगा क्योंकि वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके लिए है 249। पद सोपानिक व्यवस्था को हेनरी फेयोल ने क्या कहा है? पद सोपानिक व्यवस्था को हेनरी फेयोल ने क्या कहा है? तो हेनरी फेयोल ने पद सोपानिक व्यवस्था को स्केलर चेन कहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पद सोपानिक व्यवस्था को मुने व रैले ने क्या कहा है, तो स्केलर तो कहा ही है, चेन की जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रोसेस। क्या यूज किया है? प्रोसेस। मुने व रैले ने कहा है पद सोपान को स्केलर प्रोसेस, फेयोल ने कहा है स्केलर चेन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। कुछ प्रश्न आपने नए देखे होंगे, कुछ का आपका रिवीजन हो रहा होगा। पद सोपानिक व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक सिद्धांत का संबंध किससे है? फेयोल से। किससे है? गैंग प्लैंक सिद्धांत जो है ये फेयोल का है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। गैंग प्लैंक का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए बिल्कुल सरल भाषा में, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों दिमाग में बिठा लीजिएगा कि नाव में बैठने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी का तख्त। नाव में बैठने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी का तख्त क्या है? गैंग प्लैंक का शाब्दिक अर्थ है, जो गैंग प्लैंक सिद्धांत फेयोल ने दिया पद सोपानिक व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 251। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कितने भागों में बांटा है? मैक्स वेबर के लिए नौकरशाही को यहाँ पर कितने भागों में बांटा है, ये प्रश्न है। तो दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो, 2 भागों में बांटा है नौकरशाही को। एक तो संगठन के रूप में, किसके रूप में? संगठन के रूप में। दूसरा विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में, विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में। किसने बांटा है नौकरशाही को? मैक्स वेबर ने नौकरशाही को 2 दृष्टिकोणों में बांटा है। एक तो संगठन के रूप में, जिसमें नौकरशाही विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन के भांति एक ढांचे में काम करती है। दूसरा नौकरशाही विवेकपूर्ण प्राधिकार के रूप में कि नौकरशाही को कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इस कारण व्यक्ति उसकी कानूनी स्थिति को देखकर इसके आदेशों को स्वीकार करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 252। प्रश्न है किताब 1 द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये दोस्तों मैक्स वेबर की ही किताब है। किसकी किताब है? मैक्स वेबर की ही किताब है। आदर्श नौकरशाही के बारे में इन्होंने इस किताब में कहा है। आदर्श नौकरशाही, आदर्श नौकरशाही के बारे में इसमें इन्होंने कहा है। किसने? मैक्स वेबर ने। 253 देखिए दोस्तों, यह कथन किसका है कि विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी कार्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? एडवर्ड वीनर या वीडनर का कथन है। 254 संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। 154। और लास्ट है इस वीडियो नोट का, केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, इसको स्थापित किया गया। तो दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित मैंने कुछ आपसे प्रश्न साझा किए। आई होप आपने लास्ट तक देखे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो पे कमेंट करके तो जाना ही है, साथ में इसको लाइक भी करना है, और फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जहाँ भी आप शेयर करना चाहें इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं कि उनके लिए ये कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकता है। थैंक यू सो मच।